रोलेक्स आज दुनिया के सबसे महंगे और लग्जरी ब्रांड में शुमार होता है, जिसकी मालियत तकरीबन $8 बिलियन है। लेकिन इस अजीम ब्रांड्स की कहानी आज से तकरीबन 100 साल पहले एक ऐसे यतीम नौजवान से शुरू होती है जिससे उसकी विरासत भी छीन ली गई थी। उसके पास ना दौलत थी, न सहारा, सिर्फ हिम्मत और कुछ बड़ा करने का जज्बा था। हालात से तंग आकर वो अपना शहर छोड़कर दूसरे मुल्क चला गया। वहाँ कई साल मेहनत की, मुख्तलिफ नौकरियाँ की और आखिरकार अपने शौक़ को हकीकत में बदलने का फ़ैसला किया। उसने घड़ियाँ बनाने का छोटा सा कारोबार शुरू किया और उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि यही फ़ैसला एक दिन कलाई घड़ियों की दुनिया में इनकलाब ले आएगा, पूरी इंडस्ट्री को बदल देगा और उसे $1 अरब की सल्तनत का बानी बना देगा। हंस वाल्सडोर्फ 22 मार्च 1881 को जर्मनी के एक छोटे से कस्बे कैम्ब्रिज में पैदा हुआ। उसके वालिदैन अन्ना और जोहान डैनियल वाल्सडोर्फ थे और वो 3 बहन भाइयों में दरमियाने वाला बेटा था। उसका ख़ानदान माली तौर पर ठीक था। उसके दादा ने लोहे का सामान बेचकर एक कामयाब कारोबार खड़ा किया था, जिसकी वजह से ख़ानदान का शुमार मुतवस्सित तबके में होता था। लेकिन हंस की ज़िंदगी बहुत जल्द बदल गई। चंद साल बाद उसकी वालिदा शदीद बीमार हो गई और 1892 में उनका इंतकाल हो गया। अभी वो इस सदमे से संभला भी नहीं था कि अगले ही साल उसके वालिद भी दुनिया से रुखसत हो गए। सिर्फ 12 साल की उम्र में हंस यतीम हो चुका था। अब उसकी परवरिश उसके मामू के ज़िम्मे आ गई। उन्होंने ख़ानदान का कारोबार बेच दिया और इस रकम को तीनों बच्चों की तालीम पर लगाने का फ़ैसला किया। यूँ हंस को बावेरिया, जर्मनी के शहर कोबार्ग के एक बेहतरीन स्कूल में दाखिल कराया गया। लेकिन ये फैसला हंस के लिए आसान नहीं था। नया शहर, नया माहौल और अजनबी लोग। वो खुद को बिल्कुल तन्हा महसूस करने लगा और आहिस्ता आहिस्ता अफसुर्दा हो गया। और स्कूल में भी हालात कुछ अच्छे नहीं थे। दूसरे बच्चों से बाहर से आए हुए समझते और उसके मजहब की वजह से अक्सर उसे तंग करते थे। इस मुश्किल बचपन के बावजूद हंस ने हार मानने के बजाय अपनी पूरी तवज्जो पढ़ाई पर लगा दी। वक्त के साथ उसे एहसास हुआ कि अगरचे उसे अपने मामू का फैसला पसंद नहीं आया था, लेकिन यही फैसला उसकी ज़िंदगी की कामयाबी की बुनियाद बन गया। बाद में हंस खुद कहता है कि मेरे मामू ने मुझे बहुत कम उम्र में ही खुद इन्हिसार बनना सिखाया और यही आदत मेरी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह बनी। हंस को किताबें पढ़ने का बेहद शौक था और वो स्कूल में एक सही तालिब इल्म बन गया। मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस उसके पसंदीदा मज़ामीन थे, ख़ास तौर पर फ्रांसीसी और अंग्रेज़ी, जिनमें उसने ख़ास महारत हासिल की। वो हमेशा सफ़र करने के ख्वाब देखता था और जानता था कि ज़बानें सीखना मुस्तकबिल में उसके बहुत काम आएगा। इसी दौरान स्कूल में उसकी दोस्ती एक स्विस लड़के से हो गई। वो लड़का अक्सर उसे स्विट्ज़रलैंड के एक शहर ला शोदेफून के बारे में बताता, जो घड़ी साजी की सनत की वजह से दुनिया भर में मशहूर था। इन कहानियों ने हंस के दिल में एक नया तजस्सुस पैदा कर दिया। वो इस शहर और घड़ियों की दुनिया के बारे में मजीद जानने लगा। एक दिन हंस वाल्सडोर्फ को अपनी ज़िंदगी की सिमत साफ नज़र आ गई। उसने जर्मनी का बोर्डिंग स्कूल छोड़ने का फैसला किया और बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में जनेवा, स्विट्ज़रलैंड चला गया। सिर्फ 19 साल की उम्र में उसे एक बैनुल-अक़वामी मोती बरामद करने वाली कंपनी में बतौर अप्रेंटिस नौकरी मिल गई। ये कंपनी दुनिया के मुख्तलिफ बाजारों से मोती खरीदती, उनकी छांट और ग्रेडिंग करती और फिर उन्हें ज्वेलर को फ़रोख्त करती थी। हंस ने जल्द ही एक दिलचस्प बात नोट की। कंपनी खुद कुछ नहीं बनाती थी, मगर फिर भी ज़बरदस्त मुनाफा कमा रही थी। यही वो जगह थी जहां हंस ने कारोबार के असल असूल सीखे। उसने खुद को पूरी तरह इस काम में झोंक दिया, कंपनी के तिजारती तरीके समझे और अपनी उम्र के हिसाब से अच्छी कमाई करने लगा। कुछ अरसे बाद हंस को एक दोस्त का खत मिला जिसने उसे कोनो कॉटन नामी कंपनी में नौकरी की पेशकश की। ये उस ज़माने की आला मेयार की घड़ी साजी की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी, जो हर साल तकरीबन 10 लाख स्विस फ्रैंक मालियत की पॉकेट घड़ियां बरामद करती थी। ये कंपनी खुद भी घड़ियां तैयार करती थी और स्विट्ज़रलैंड के मशहूर घड़ी साज शहर ला शोदेफून में वाक़ थी। वहीं शहर जहां जाने का ख्वाब हंस हमेशा देखता था। अगरचे उसकी मौजूदा नौकरी ज़्यादा फ़ायदेमंद थी, लेकिन घड़ियों और इस शहर के बारे में उसका तजस्सुस कहीं ज़्यादा मजबूत था। चुनांचे 1900 में हंस ने सब कुछ छोड़कर ला शोदेफून का रुख किया। अपनी अंग्रेज़ी ज़बान की महारत की वजह से उसे वहाँ एक अंग्रेज़ी नामानिगार और क्लर्क के तौर पर रखा गया और उसे 80 स्विस फ्रैंक माहाना तनख्वाह मिलने लगी। उसकी जिम्मेदारियों में रोज़ाना सैकड़ों पॉकेट घड़ियों को जोड़ना और उनकी दुरुस्तगी को जांचना था। इस काम के दौरान उसने घड़ियों के बारे में गहरी समझ हासिल की और ये सीखा कि मुख्तलिफ अक़साम की घड़ियाँ किस तरह बनाई जाती हैं। लेकिन वहाँ उसका क़याम ज़्यादा लंबा न हो सका। सिर्फ 2 साल बाद उसे जर्मनी वापस जाना पड़ा ताकि फ़ौजी खिदमत अंजाम दे सके। 22 साल की उम्र में अपनी सर्विस मुकम्मल करने के बाद वो लंदन, इंग्लैंड चला गया, जहाँ उसने एक आला मेयार की घड़ी साज कंपनी में मुलाजमत इख्तियार की। लंदन में उसकी जिम्मेदारी सिर्फ काम करना नहीं थी, बल्कि कंपनी की फ़रोख्त बढ़ाना भी उसके ज़िम्मे था। अगले 2 सालों में उसने नए क्लाइंट्स तलाश किए और कंपनी की सेल्स में नुमायाँ इजाफा किया। इसी दौरान हंस के जहन में एक ख्याल मुसलसल मजबूत होता जा रहा था, अपना घड़ियों का कारोबार शुरू करने का ख्याल।
वो अपने मुस्तकबिल के ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए हर मुमकिन चीज़ सीख रहा था। इसी अरसे में उसकी मुलाकात फ्लोरेंस फ्रांसिस मेकरॉय से हुई, जो बाद में उसकी ज़िंदगी की साथी बनी और जल्द ही दोनों ने शादी कर ली। एक दिन हंस वाल्सडोर्फ अपने बहनोई अल्फ्रेड जेम्स डेविस के साथ बैठा जिंदगी और मुस्तकबिल के मंसूबों पर बात कर रहा था। हंस ने दिल खोल कर उसे बताया कि अब वो खुद को इतना पुरएतमाद महसूस करता है कि घड़ियों का अपना कारोबार शुरू कर सके, बस उसे थोड़ी सी सरमायाकारी की जरूरत है। अल्फ्रेड के पास पैसा भी था और वो जानता था कि हंस घड़ियों के लिए किस कदर संजीदा और पुरजोश है। हंस की कम उम्र के बावजूद अल्फ्रेड ने उस पर भरोसा किया और उसके ख्वाब में सरमाया लगाने का फैसला कर लिया। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया और 1905 में वाल्सडोर्फ एंड डेविस लिमिटेड की बुनियाद रख दी। यही कंपनी चंद साल बाद दुनिया रोलेक्स के नाम से जानेगी। शुरू में उन्होंने स्विट्जरलैंड की एक मारूफ वाच कंपनी हरमन एगलर के साथ शराकत दारी की। वहां से आला मेयार की घड़ियों की मूवमेंट मंगवाई जाती, उन्हें इंग्लैंड में घड़ियों के केसेस में फिट किया जाता और फिरोख्त के लिए तैयार किया जाता। इसी मकसद के लिए उन्होंने स्विट्जरलैंड में भी एक दफ्तर खोल लिया। बहुत जल्द वो मुनासिब कीमत में मेयारी घड़ियां फराहम करने की वजह से पहचाने जाने लगे। अगरचे हंस को घड़ियों से बेहद मोहब्बत थी, लेकिन एक चीज उसे इस इंडस्ट्री में बिल्कुल पसंद नहीं थी, जेबी घड़ियां। उस जमाने में कलाई घड़ियां ज्यादातर खवातीन जेवर के तौर पर पहनती थी और मर्द उन्हें संजीदा चीज नहीं समझते थे। वजह यह थी कि कलाई घड़ियां अक्सर सही वक्त नहीं बताती, क्योंकि वो साइज में छोटी होती थी। उनकी मूवमेंट भी छोटी होती, जो ज़रा सी हरकत से घड़ी को तेज़ या सुस्त कर देती थी। इसीलिए जेबी घड़ियां ज़्यादा मकबूल नहीं थी। उनका साइज बड़ा था, वक्त ज़्यादा दुरुस्त दिखाती थी और मर्दाना समझी जाती थी। लेकिन हंस के लिए जेबी घड़ी इस्तेमाल करना तकलीफ दे था। वक्त देखने के लिए बार बार जेब में हाथ डालना पड़ता था, खास तौर पर उस वक्त जब हाथ पहले ही मसरूफ हों। उस दौर में यह आम ख्याल था कि ऐसी कलाई घड़ियां बनाना तकरीबन नामुमकिन है जो हमेशा दुरुस्त वक्त दिखाएं और रोज़मर्रा इस्तेमाल में भी काबिल एतमाद हों। लेकिन हंस इस सोच से मुत्तफिक नहीं था। 1914 में उसने कहा था कि मेरी राय में जेबी घड़ियां एक दिन तकरीबन खत्म हो जाएंगी और कलाई घड़ियां उनकी जगह ले लेंगी। हंस को यकीन था कि जल्द या बदेर कलाई घड़ियां हर इंसान की ज़रूरत बन जाएंगी और उसने दुनिया की बेहतरीन कलाई घड़ी बनाने का पुख्ता इरादा कर लिया। अगले कई साल उसने यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र करते हुए गुजारे, बेशुमार घड़ी साजों से मिला और घड़ी के हर छोटे बड़े हिस्से को समझने की कोशिश की। इन्हीं बरसों में उसने अपनी कंपनी के आगाज से ही कलाई घड़ियां बनाना शुरू कर दी, एक के बाद एक मॉडल। वो मर्दों और औरतों दोनों के लिए बेहतर, मजबूत और काबिल भरोसा कलाई घड़ियां तैयार कर रहा था और अपने सफर में सीखी गई हर बात को अमली शक्ल देता गया। इस मेहनत का नतीजा ये निकला कि बहुत जल्द उसकी कंपनी तरक्की करने लगी और 1908 तक वाल्सडोर्फ एंड डेविस इंग्लैंड की घड़ी साजी की सनत में सरे फहरिस्त कंपनियों में शुमार होने लगी। अब हंस वाल्सडोर्फ चाहता था कि उसकी कंपनी का नाम कुछ ऐसा हो जो आला मेयार को जाहिर करे, सुनने में खूबसूरत लगे और हर जबान में आसानी से बोला जा सके। इसके साथ साथ नाम इतना मुख्तसर भी हो कि घड़ी के डायलर पर आराम से फिट आ जाए। हंस ने काफ़ी वक्त हरूफ के मुख्तलिफ इम्तजाज आजमाने में गुजारा और यहाँ तक कि आखिरकार एक नाम उसके जहन में आया, रोलेक्स। नाम सुनते हुए उसे अंदाज़ा हो गया कि यही बिल्कुल दुरुस्त है। कुछ ही दिन बाद 1908 में उसने रोलेक्स को बाज़ाब्ता तौर पर वाल्सडोर्फ एंड डेविस लिमिटेड के ट्रेड मार्क के तौर पर रजिस्टर करवा दिया। अगले चंद सालों में रोलेक्स अपनी आला मेयार की कलाई घड़ियों की वजह से तेज़ी से मशहूर होने लगा और बहुत से अमीर और बाअसर लोग इसे इस्तेमाल करने लगे। और फिर पहली जंग अजीम शुरू हो गई। ये ऐसा वक्त था जब बेशुमार कारोबार बंद हो गए और कई वॉच कंपनियां जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद कर रही थी, लेकिन रोलेक्स का मामला मुख्तलिफ था। जंग ने दरअसल रोलेक्स की शोहरत में मजीद इजाफा कर दिया। फौजियों को जेबी घड़ियों के बजाय रोलेक्स की कलाई घड़ियां दी जाने लगी, क्योंकि ये इस्तेमाल में आसान, महफूज और ज़्यादा दुरुस्त थी। इन घड़ियों ने फौजियों को वक्त की बेहतर मनसूबाबंदी और हमलों की बेहतर हम आहंगी में भी मदद दी। इस वक्त तक कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी थी कि 1914 में रोलेक्स के पास 60 मुलाजमीन थे और लंदन में इसके बड़े दफातर मौजूद थे। अपनी साख को मजीद मजबूत करने के लिए रोलेक्स ने स्विट्जरलैंड में कलाई घड़ी के लिए पहला क्रोनोमीटर सर्टिफिकेट हासिल किया और इसके फौरन बाद लंदन की मशहूर की ऑब्जर्वेटरी से क्लास ए सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया। इस कामयाबी ने रोलेक्स को एक इंतहाई काबिल एतमाद ब्रांड्स बना दिया। लेकिन हंस के लिए सब कुछ आसान नहीं था। 1914 में बरतानवी हुकूमत ने उन कंपनियों पर 33% टैक्स लगा दिया जो सरहद पार सामान बरामद कर रही थी। ये हंस के लिए एक बड़ा मसला बन गया। इस टैक्स से बचने के लिए उसने कंपनी का हेडक्वार्टर लंदन से स्विट्जरलैंड मुंतकिल करने का फैसला किया। इस फैसले की एक और बड़ी वजह जंग का माहौल था। उस वक्त बरतानिया में जर्मनों के खिलाफ नफरत बढ़ रही थी और चूंकि हंस वाल्सडोर्फ एक जर्मन नाम था, इसीलिए कंपनी को भी तनकीद का सामना करना पड़ रहा था।
अगरचे रोलेक्स पहले ही रजिस्टर हो चुका था, लेकिन इंग्लैंड में अब भी वेल्सडोर्फ एंड डेविस का नाम इस्तेमाल हो रहा था, जो हंस को मजीद मुश्किलात में डाल रहा था। इसीलिए 1915 में उसने कंपनी का नाम मुकम्मल तौर पर तब्दील करके रोलेक्स वॉच कॉरपोरेशन लिमिटेड रख दिया। कुछ साल बाद हंस ने रोलेक्स के मशहूर 5 स्टार लोगो को भी बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्टर करवा लिया, जो आज तक रोलेक्स घड़ियों के डायल पर नजर आता है। 1919 में रोलेक्स ने अपना मरकजी दफ्तर जिनेवा मुंतकिल कर दिया, जहां ये आज भी मौजूद है। अब कंपनी ने एक वाज़ेह हिकमत अमली तैयार कर ली। घड़ियों की मूवमेंट बीन में तैयार की जाती, फिर उन्हें जिनेवा लाया जाता, जहां उनकी इंतहाई बारीक बीनी से जांच होती, दुरुस्तगी को यकीनी बनाया जाता और आखिर में इन्हें शानदार डिज़ाइन के साथ मुकम्मल करके दुनिया के सामने पेश किया जाता। यही वो जगह थी जहां हंस अपनी टीम के साथ मिलकर कलाई घड़ियों की तकनीकी जिद्दत पर पूरी तवज्जो देने लगा। हंस का एक ही ख्वाब था, ऐसी घड़ी बनाना जो धूल, पसीने, पानी, गर्मी और सर्दी हर चीज़ से महफूज हो। उसका मानना था कि जब तक घड़ी का केस मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं होगा, तब तक दुरुस्त वक्त की ज़मानत नहीं दी जा सकती। उसके सब्र, मेहनत और आज़म ने आखिरकार रंग दिखाया। 1926 में रोलेक्स ने एक ऐसा मॉडल लॉन्च किया जिसने घड़ियों की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी, रोलेक्स वेस्टर। ये तारीख की पहली वाटरप्रूफ कलाई घड़ी थी। इस घड़ी का केस इस कदर मजबूत और मुकम्मल तौर पर सील था कि अंदर मौजूद नाजुक मूवमेंट पानी से महफूज रहती थी। हंस जानता था कि ये इजाद एक इनकलाब है और लोग यकीनन इसमें दिलचस्पी लेंगे, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने फैसला किया कि वो इस घड़ी को दुनिया के सामने पेश करने के लिए सही वक्त और सबसे मुनफरद तरीका मुंतखब करेगा। 1927 में हंस वेल्सडोर्फ ने लंदन की एक बहादुर खातून मर्सिडीज ग्लाइटिस के बारे में सुना। वो दावा कर रही थी कि वो इंग्लिश चैनल को तैर कर पार कर सकती है। ये वो समंदर है जो इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है। ज़्यादातर लोगों ने इस बात पर यकीन नहीं किया, इसलिए मर्सिडीज को हज़ारों लोगों के सामने यह साबित करना पड़ा। पानी बेहद ठंडा था और तैराकी किसी भी वक्त जानलेवा साबित हो सकती थी। यही वो लम्हा था जहाँ हंस ने एक बड़ा मौका देखा। उसने मर्सिडीज को मशवरा दिया कि वो तैराकी के दौरान रोलेक्स वेस्टर घड़ी अपनी गर्दन में पहन ले। मर्सिडीज ने 10 घंटे से ज़्यादा मुसलसल तैराकी की। आखिरकार वो शदीद सर्दी के बाद बेहोश होने के करीब हो गई और पानी से बाहर निकाली गई। वो चैनल मुकम्मल तौर पर पार तो ना कर सकी, लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह थी कि रोलेक्स वेस्टर घड़ी बिल्कुल सही हालत में थी। न पानी गया, न वक्त में फ़र्क आया। यही लम्हा था जब लोगों की नज़रें रोलेक्स पर जम गईं। हंस ने फ़ौरन इस वाक़े को लंदन के मशहूर अखबार डेली मेल में बड़े इश्तिहार के साथ शाये करवाया। यही वो पॉइंट था जहाँ रोलेक्स एक आम घड़ी से निकलकर दुनिया की इनकलाबी घड़ी बन गई। हंस यही नहीं रुका, उसने एक और ज़बरदस्त आइडिया सोचा। उसने रोलेक्स वेस्टर को पानी से भरे शीशे के प्यालों में रखा, जिनमें जिंदा मछलियां भी थीं, और ये प्याले हर रोलेक्स डीलरशिप के शो केस में रख दिए गए। लोग गुजरते हुए रुक जाते, हैरत से देखते और दिल ही दिल में यही कहते, अगर घड़ी मछलियों के साथ पानी में चल सकती है तो हमारे लिए क्यों नहीं। ये हिकमत अमली ज़बरदस्त कामयाब रही। अब हंस ने फैसला कर लिया कि वह रोलेक्स को दुनिया का सबसे मशहूर ब्रांड्स बनाएगा। 1928 में उसने उस वक्त की मशहूर बरतानवी मॉडल्स के साथ इश्तिहारात बनवाए, जिनमें वो पानी के प्याले के अंदर रोलेक्स घड़ी पहने नजर आती थी। ये तस्वीर हर तरफ छा गई। 1933 में रोलेक्स वेस्टर एक बार फिर खबरों में आई, जब एक जहाज माउंट एवरेस्ट के ऊपर से परवाज करके वापस आया। जहाज के पायलट्स ने रोलेक्स पहन रखी थी और परवाज के बाद भी उनकी घड़ी 100% दुरुस्त चल रही थी। फिर 1935 में मशहूर रेस ड्राइवर मेलकेम्सन कैम्बल ने भी रोलेक्स पहनकर 300 माइल फी घंटा की रफ्तार का आलमी रिकॉर्ड कायम किया। हंस ने इस कारनामे के बदले मेलकेम्सन को रकम देने की इजाजत मांगी, लेकिन मेलकेम्सन ने पैसे लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो खुद रोलेक्स पर यकीन रखता था। अब लोगों के जहन में रोलेक्स की एक नई तस्वीर बन चुकी थी। ये सिर्फ एक खूबसूरत और महंगी घड़ी नहीं थी, बल्कि एक मजबूत, काबिल भरोसा और रोजमर्रा इस्तेमाल की घड़ी बन चुकी थी। और यही वो सबक था जो हंस दुनिया को देना चाहता था। कामयाब कंपनी बनाने के लिए सिर्फ अच्छी प्रोडक्ट काफ़ी नहीं, ज़बरदस्त मार्केटिंग भी उतनी ही ज़रूरी होती है। 1931 में हंस वेल्सडोर्फ ने रोलेक्स का एक नया मॉडल मुतारफ करवाया, रोलेक्स वेस्टर परपेचुअल। ये न सिर्फ पहली वाटरप्रूफ घड़ी थी, बल्कि खुद समेटने वाली कलाई घड़ी भी थी। पिछला मॉडल पहले ही कामयाब था, लेकिन उसे अभी भी बार बार दस्ती तौर पर चाबी दी जाती थी, जो सख्त केस की वजह से काफ़ी मुश्किल था। इस नए मॉडल ने यह मसला हल कर दिया और घड़ी को मुसलसल और खुदकार तरीके से चलने के काबिल बनाया। ये सदियों से एक ख्वाब था जिसे हंस ने हकीकत में बदल दिया। 1934 से 1940 के दौरान हंस ने आला मियार की घड़ियां और तैयार की और उन्हें अपने नाम से रजिस्टर करवाया।
لیکن فرانس، برطانیہ اور امریکہ میں جنگ کی وجہ سے کچھ مارکیٹس بند ہو گئی۔ مارکیٹ میں جگہ بنانے کے لیے اسے دگنی محنت کرنی پڑی کیونکہ اس کا جرمن نام لوگوں کے لیے مسئلہ بن چکا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران رولکس نے اپنی مضبوطی دکھائی۔ یورپ کی دوسری بڑی مارکیٹس تک مصنوعات بھیجنا مشکل ہو گیا، لیکن ہنس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس دوران 1944 میں اس کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ اپنی اہلیہ کی یاد میں ہنس نے ویلزڈورف فاؤنڈیشن قائم کی، ایک خیراتی ادارہ جس کے ذریعے بعد میں رولکس کی 100% ملکیت بھی منتقل کی گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ رولکس کبھی عوامی نہیں ہوگا، نہ بیچا جائے گا اور نہ ہی ٹیکس دے گا، کیونکہ یہ خیراتی ادارے کے زیر کنٹرول ہے۔ جنگ کے بعد رولکس نے دوبارہ زور پکڑا اور 1946 میں رولکس نے اپنا 50,000واں تصدیق شدہ کرونومیٹر فروخت کیا اور اگلے سال یعنی 1947 میں یہ تعداد 1 لاکھ تک پہنچ گئی، صرف ایک سال میں دگنی فروخت۔ اس کامیابی میں 1945 کا نیا ماڈل رولکس ڈیٹ جسٹ بھی بڑا کردار ادا کر رہا تھا، جو پہلی واٹر پروف اور خود سمیٹنے والی گھڑی تھی جس میں مہینے کی تاریخ بھی دکھائی جاتی تھی۔ بعد میں تقریباً 10 سال کے بعد رولکس نے ایک اور بڑا انقلاب پیدا کیا، رولکس ڈے ڈیٹ۔ اس نے نہ صرف مہینے کی تاریخ بلکہ ہفتے کا دن بھی دکھانا شروع کر دیا۔ یہ وہ گھڑیاں تھیں جو آج کل کلائی گھڑیوں کا معیار بن چکی ہیں۔ 50 کی دہائی میں رولکس نے اپنی جدت جاری رکھی اور سب سے مشہور ماڈل سب میرینر کو متعارف کروایا۔ 1953 میں یہ پہلی ڈائیونگ واٹر پروف کلائی گھڑی بنی جو 100 میٹر گہرائی میں بغیر کسی نقصان کے کام کر سکتی تھی۔ ہنس ویلزڈورف 1960 میں انتقال کر گئے، لیکن ان کی میراث زندہ رہی۔ رولکس اب ایک عالمی لگژری برانڈ کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ 1985 میں رولکس نے اپنی گھڑیاں 904L اسٹیل سے بنانا شروع کی، جو انتہائی مضبوط اور مہنگا اسٹیل ہے، اور یہی ایک وجہ ہے کہ آج رولکس اتنی قیمتی اور مشہور ہے۔ آج رولکس دنیا میں سب سے زیادہ پہچانا جانے والا واچ برانڈ ہے، ایک یتیم لڑکے سے جو کچھ بھی نہیں تھا۔ ہنس ویلزڈورف نے نہ صرف اپنا راستہ بنایا بلکہ پوری گھڑی سازی کی دنیا کو بدل دیا۔ اس کے جذبے، ڈیزائن اور تکنیکی اختراع نے اسے صنعت کے سب سے بااثر مردوں میں شامل کر دیا، اور آج ہر رولکس پہننے والے کے ساتھ اس کی میراث زندہ ہے۔